भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पूरी दुनिया भारत में शिक्षा लेने आती थी। क्या है इस विश्वविद्यालय का रहस्य? बात आमजन की विशेष। आज के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। आपने इस विश्वविद्यालय के बारे में पहले सुन ही रखा होगा, फिर भी हम विस्तार से इस विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तक्षशिला यानी हमारी संस्कृति का विलेख, हमारी शिक्षा का केंद्र, हमारे ज्ञान का केंद्र। आज जब हम हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि उच्च शिक्षा की शुरुआत पश्चिम से ही हुई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों में संगठित विश्वविद्यालयों की कल्पना करना भी मुश्किल था, उसकी अवधारणा भी विकसित नहीं हुई थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा शिक्षा केंद्र था जहां हजारों हजारों विद्यार्थी दुनिया के दूसरे देशों से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उस विश्वविद्यालय का नाम था, उस ज्ञान की नगरी का नाम था तक्षशिला। आज ये स्थान यद्यपि भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद के निकट स्थित है। उस समय इस्लामाबाद भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा था। मित्रों, तक्षशिला केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये ज्ञान, संस्कृति, दर्शन, राजनीति और चिकित्सा और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संवाद का केंद्र था। तक्षशिला की स्थापना कब हुई? विभिन्न ग्रंथों में और विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार ईसा के 1000 वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षशिला कम से कम 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व तक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर चुका था। कुछ पौराणिक परंपराएं इसे महाभारत काल और भरत के पुत्र तक्ष के नाम से भी जोड़ती हैं, जिनके नाम पर तक्षशिला इसका नामकरण हुआ था। किंतु कथाओं को ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते, बल्कि परंपरागत मान्यता में यह मानी जाती है। पुरातत्व साक्ष्य इसे लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होने का प्रमाण देते हैं। क्या तक्षशिला एक आधुनिक विश्वविद्यालय जैसा था? यहां एक महत्वपूर्ण बात हमको समझनी होगी। तक्षशिला आधुनिक अर्थों में एक ही परिसर वाला विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ पर अनेक आचार्य, गुरुकुलों और अध्ययन केंद्रों का एक विशाल शिक्षण का नगर था। यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी प्रसिद्ध गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करते थे, इसलिए इसे ज्ञान का नगर कहना उचित ही होगा। यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था? तक्षशिला में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी मित्रों। यहाँ पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषयों में वेद, उपनिषद, संस्कृत, व्याकरण, राजनीति और राज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, गणित, ज्योतिषी और खगोल विज्ञान, दर्शन, युद्ध कला और धनुर्विद्या, न्याय शास्त्र, व्यापार और प्रशासन, यानी उस समय की लगभग हर प्रमुख विद्या यहाँ पर सिखाई जाती थी। यहाँ विश्व भर से विद्यार्थी क्यों आते थे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तक्षशिला का स्थान अत्यंत रणनीतिक था। ये भारत, मध्य एशिया, ईरान और आगे पश्चिम की ओर जाने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इसी कारण यह भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा गांधार, कंबोज, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी और विद्वान भी आते थे। तक्षशिला के साथ
कई महान विद्वानों का नाम जुड़ा हुआ है। इनमें आचार्य पाणिनि, संस्कृत और व्याकरण के महान आचार्य, जिनके अष्टाध्यायी आज भी भाषा विज्ञान का अद्भुत ग्रंथ मानी जाती है। दूसरे थे आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, जिनसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया परिचित है। और आज हम बात बात में आचार्य चाणक्य के उदाहरण देते हैं, उनकी नीतियों का उदाहरण देते हैं। आचार्य चाणक्य, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया था। अर्थशास्त्र जैसा एक महान ग्रंथ भी लिखा था। परंपरा के अनुसार उनका तक्षशिला से गहरा संबंध माना जाता है। वैद्य जीवक, इनको प्राचीन भारत के महान चिकित्सकों में गिना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने भी इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन किया था, फिर इसी विश्वविद्यालय में वो आचार्य हो गए। हालांकि इन सभी संबंधों के बारे में कुछ विवरण साहित्यिक परंपराओं पर आधारित है और सभी के लिए प्रत्यक्ष समकालीन अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतिहास और परंपरा के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। तक्षशिला की शिक्षा पद्धति कैसी थी? यह प्रश्न आप और हम सबके मन में उठना स्वाभाविक है कि आखिर हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी विश्व के पटल पर तक्षशिला का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो यहाँ की शिक्षा पद्धति क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति की तरह थी या कुछ अंतर था? आइए देखते हैं। तक्षशिला में रटकर परीक्षा पास करने की संस्कृति नहीं थी जैसा कि आज है। विद्यार्थी वर्षों तक अपने गुरु के साथ रहकर अध्ययन करते थे, प्रश्न पूछते थे, तर्क करते थे, शास्त्रार्थ करते थे और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे। उस समय व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना ही उस समय की शिक्षा का विशेष माध्यम था या विशेष महत्व था। और साधारण विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। वो सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। आज की तरह शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि योग्य, नैतिक और सक्षम नागरिक तैयार करना था। यही कारण है कि तक्षशिला से निकले हुए विद्वानों ने भारतीय इतिहास की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तक्षशिला का स्वर्णकाल, पतन और वर्तमान में क्या स्थिति है, आइए इस बारे में भी अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि जब इतना महान शिक्षा केंद्र था तो ये समाप्त कैसे हो गया, इसका अंत कैसे हुआ? आप और हम सब जानते हैं कि भारत में सिकंदर का आगमन हुआ था। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा सिकंदर ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। उस समय तक्षशिला के शासक राजा अम्बी, इन्होंने सिकंदर से युद्ध करने के बजाय उनसे संधि कर ली। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिकंदर ने तक्षशिला को नष्ट नहीं किया। उसके बाद भी यह शिक्षा का कार्य चलता रहा। इससे यह स्पष्ट है कि तक्षशिला का पतन सिकंदर के कारण नहीं हुआ। मौर्य साम्राज्य और तक्षशिला। सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। परंपरा के अनुसार आचार्य चाणक्य ने इसी काल में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया था, या कहें कि वो उनके गुरु थे। मौर्य काल में तक्षशिला प्रशासन, राजनीति, अर्थशास्त्र और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा था। सम्राट अशोक के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार और स्तूप बने। इसी काल में मित्रों बौद्ध धर्म के अध्ययन को भी यहाँ पर विशेष बढ़ावा मिला। कुषाण काल और अंतरराष्ट्रीय पहचान कि कुषाण काल में इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की पहचान क्या थी और उस समय क्या घटित हुआ। पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राटों ने उनके शासनकाल में तक्षशिला व्यापार, शिक्षा दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। चीन, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों और भिक्षुओं ने यहाँ अध्ययन किया।
गांधार कला का भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसमें भारतीय और यूनानी कला शैलियों का सुंदर समन्वय दिखाई देता था। तक्षशिला का पतन क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जहन में और आप सबके जहन में आता है कि इतने महान विश्वविद्यालय का पतन आखिर कैसे हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि तक्षशिला का पतन किसी एक घटना से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों से धीरे धीरे हुआ, जिनमें मुख्य कारण थे उत्तर पश्चिम से लगातार विदेशी आक्रमणों का होना, उस समय राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार मार्गों का बदलना, 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुणों का आक्रमण, जिनसे इस क्षेत्र को बहुत भारी क्षति पहुंची थी। इन कारणों से शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती गई और तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई और अनंत तक्षशिला का महत्व समाप्त हो गया। क्या तक्षशिला को किसी मुस्लिम शासक ने नष्ट किया? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार तक्षशिला का प्रमुख पतन 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुणों के आक्रमण और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का यह पतन इस्लामी शासन के भारतीय उपमहाद्वीप में आने से 200-300 वर्ष पहले ही हो चुका था। इसलिए तक्षशिला के विनाश की जिम्मेदारी मुस्लिम शासकों पर डालना ठीक नहीं होगा। आज तक्षशिला कहाँ है? 1947 के भारत विभाजन के बाद तक्षशिला पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रह गया। आज इसके प्राचीन अवशेष पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद के निकट सुरक्षित है। यहाँ धर्म राज्य का स्तूप, सिरकप, सिरसुख, भी टीला और अन्य पुरातात्विक स्थल मौजूद है। 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व धरोहर घोषित किया था। दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यटक आज भी इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखने आते हैं। क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? तक्षशिला हमें यह सिखाता है कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी सेना और उसकी संपत्ति नहीं होती, बल्कि उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा और उसके विचार होते हैं। जब भारत ज्ञान का केंद्र था, तब दुनिया यहाँ शिक्षा लेने आती थी। ये इतिहास केवल गर्व करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा लेने के लिए भी है। यदि भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है, ज्ञान का नेता बनना है, तो केवल भवन बनाना पर्याप्त नहीं होगा। शोध, वैज्ञानिक सोच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वतंत्र चिंतन और उत्कृष्ट शिक्षक, यही आधुनिक भारत की वास्तविक शक्ति बन सकते हैं। मित्रों, बातें तो और भी बहुत लंबी हैं, पर समय की अपनी सीमाएं हैं। यदि आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,